नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ 13 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय से ही शुरू करेंगे। लेखक का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 1927 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बस्ती जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया, अध्यापक रहे, आकाशवाणी में भी सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया और दिनमान जो पत्रिका निकलती है उसके उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक रहे। और सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 1983 में हो गई। अब आते हैं इनके रचना परिचय पर। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। मतलब जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंतर्गत समाहित थी। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। मतलब जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ये क्या क्या थे? तो कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां अर्थात इनकी रचनाएं: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्ते का मसीहा, सोया हुआ जल, ये सभी इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य रचनाएं हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मतलब खूंटियों पर टंगी लोगों की रचना की वजह से इन्हें, जो कि इनका कविता संग्रह था, इसकी वजह से इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। तो बता रहे हैं कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इनकी पहचान मध्यम वर्गीय जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, संघर्ष होता है, उनका शोषण होता है, उनके अंदर जो हताशा होती है, कुंठा होती है, उन सभी का चित्रण इनके साहित्य में देखने को मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। मतलब इन्होंने जो दिनमान पत्रिका का उप संपादक रहे थे उसमें जो ये लिखते थे वो पूरी जो असली बात होती थी वो लिखते थे और उसमें उनका साहस दिखता था कि सत्यवाद वो कैसे अपना उद्घाटित कर लिया करते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है और इनकी अभिव्यक्ति में हम देखेंगे तो सहजता और स्वाभाविकता का जो गुण होता है वह मिलता है। अब हम जानेंगे पाठ का संक्षिप्त सार कि आखिर इस पाठ में छोटे रूप में बताया क्या है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संस्मरण कैसे होता है, संस्मरण किसे कहते हैं। पहले तो यही परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि संस्मरण किसे कहते हैं। तो स्मृतियों जो संस्मरण है वो क्या है? स्मृति अर्थात यादों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से उसे महत्वपूर्ण ही बनाती किसको? संस्मरण को। तो संस्मरण हम जो हमारी अच्छी यादें होती हैं, जो हमारी अच्छी स्मृतियाँ होती हैं उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है।
और बता रहे हैं कि इन्होंने जो संस्मरण लिखा है किसके ऊपर लिखा है, तो फादर कामिल वुल्की पर। और यह संस्मरण मतलब इनकी कसौटी पर देखा जाए तो खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर वुल्की जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैम्बल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। और बता रहे हैं कि जो फादर काबिल बुल्की थे इनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ के रहने वाले थे। तो फादर बुल्की का जन्म बेल्जियम, जो कि यूरोप में आता है, कि रेम्स चैपल शहर में हुआ था। जो कि रेम्स चैपल शहर है या यूरोप है, वह गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। ये तो उनकी जन्मभूमि थी, परंतु इन्होंने कर्मभूमि किसे चुना, तो भारत को चुना। फादर बुल्की एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। मतलब परंपरा के अर्थ में देखे जाएं तो हम सन्यासी नहीं कह सकते, परंतु उनकी स्वभाव से देखा जाए तो वो एक सन्यासी थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्की से अंतरंग संबंध था। मतलब जो लेखक हैं, इन लेखक का फादर बुल्की से अंतरंग का संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। और लेखक मानते हैं कि जब तक राम कथा हमारे भारत में चलती रहेगी तब तक इस विदेशी साधु को भी क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। और हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम के कारण इन्हें आज भी याद किया जाता है और ये उसका ही उदाहरण है। अब आते पाठ के सार पर कि इस पाठ में आखिर बताया क्या जा रहा है। तो पूरे पाठ को हम सार रूप में समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्की के जीवन का चित्रांकन किया है। मतलब पूरे पाठ में लेखक ने क्या किया, फादर बुल्की के जीवन के बारे में ही बताया है। फादर बुल्की का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैम्बल में हुआ था। इनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैम्बल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। मतलब ये वहाँ पर क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, परंतु इन्होंने क्या किया, बीच में ही उस पढ़ाई को छोड़ दिया और पादरी बनने की जो विधिवत शिक्षा थी उसको ग्रहण कर लिया। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए और भारतीय संस्कृति का इनके ऊपर, इनके जीवन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि ये भारत ही आ गए। बुल्की के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। और इनके परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि इनके पिता व्यवसाय करने वाले थे, अर्थात व्यवसायी थे, और एक भाई था जो कि पादरी था, और एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। मतलब एक भाई और इनका एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें याद आती थी, उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। मतलब अब उन्होंने क्या किया था, अपने गांव को छोड़ दिया था रेम्स चैम्बल को, तो वहाँ से आने के बाद जब ये भारत में रहने लगे तो इनको अपनी माँ की बहुत सारी बातें याद आया करती थी। तो इनकी माँ भी क्या करती थी, लेटर भेजा करती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। उनका परम मित्र था रघुवंश। तो जब भी चिट्ठी आती थी, पत्र आता था, तो वो क्या करते थे, अपने मित्र को दिखाते थे। भारत में उन्होंने जी सेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की शिक्षा प्राप्त की। और बता रहे हैं कि भारत में इन्होंने क्या है, जी सेट संघ में 2 साल तक रहे और पादरियों के बीच रहकर ही धर्म आचार्य की जो शिक्षा है उसको प्राप्त किया। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया और 9 से 10 वर्ष कहाँ रहे, दार्जिलिंग में रहे और वहाँ पर इन्होंने अध्ययन का कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। मतलब कोलकाता में रहे तो इन्होंने बीए की पढ़ाई की और इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, अर्थात पास की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। मतलब हिंदी भाषा से इनका अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। और बताते हैं कि प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास के ऊपर लेख लिखे।
रांची में सेंट जीवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। और बता रहे हैं कि रांची में जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है कि हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम भी किया। बुल्के ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। और बुल्के ने क्या किया, जो मातर लिंक है इसके प्रसिद्ध नाटक थे ब्लू बर्ड का जो रूपांतरण है, जिसको हम अनुवाद भी कहते हैं, वह नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। और बाइबल जो इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया और एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी अलग से तैयार किया। कोश मतलब हम जिसको डिक्शनरी भी कह सकते हैं। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। और ये भारत में रहते हुए 2 या 4 बार ही बेल्जियम गए, बाकी पूरे टाइम भारत में ही रहे। लेखक का परिचय पुलके से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। और लेखक का परिचय पुलके से कब हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ था। और जब लेखक दिल्ली आ गए तो उसके बाद भी इनका जो मेल जो था वह बना हुआ था। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। और ये लेखक इतने प्रभावित हुए उनके व्यक्तित्व से कि उनके जो परिवार के संबंध है वो भी उनसे बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। और बुल्के के बारे में बता रहे कि वो किसी से एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उसको तोड़ते नहीं थे। और इनकी चिंता मैंने अक्सर देखी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में हमेशा रही थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। मतलब वो कहते कि तुम भारतीय होकर अपनी मातृभाषा जो तुम्हारी हिंदी है इसकी ही उपेक्षा करते हो, तो ये उनसे देखा नहीं जाता था, इसलिए वो चिढ़ जाते थे और दुखी हो जाते थे। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। मतलब अब यहाँ पर लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई तो बुल्के ने उन्हें क्या सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाना भी बोलते, धैर्य बंधाना भी बोलते हैं। तो पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। वो पंक्तियाँ हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। और बता रहे हैं कि जो फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई, तो दिल्ली में जो है जहरबाद से पीड़ित, मतलब वहाँ पर जो जहरीली गैसें निकलती हैं उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, फादर बुल्के की। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियों सूज गई थी। मतलब जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उस समय लेखक ने देखा कि उनकी दोनों हाथ की जो अंगुलियां होती हैं, फिंगर्स बोलते हैं, वो सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। मतलब लेखक भी वहीं पर थे और बुल्के भी वहीं पर थे, फिर भी लेखक को क्या है कि बुल्के जी बीमार हैं, उनको कोई बीमारी है, उसकी भनक भी नहीं लगी। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। और बता रहे हैं कि 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट से उनके कब्र को निकाला। मतलब इन लोगों के यहाँ पर क्या होती है कि कब्रगाह होता है, उसमें ताबूत होता है, उस ताबूत में क्या करते हैं, उस लाश को रखते हैं। और रखने के बाद क्या किया, नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे और परिजन कौन, राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने क्या किया, उसको उतारा और अंतिम छोर पर जो पेड़ों की घनी छाया होती है ढके कब्र तक ले जाया गया उन्हें। वहाँ उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। अब बता रहे कि उनकी अंतिम यात्रा में कौन कौन थे। तो जैनेन्द्र कुमार जैन थे, विजयेंद्र स्नातक थे, अजित कुमार थे, डॉक्टर निर्मला जैन थी, इलाहाबाद के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश है वो थे, डॉक्टर रघुवंश जी थे, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण वहाँ पर उपस्थित थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर
पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। और बताने कि उनका अंतिम संस्कार किस विधि से हुआ और किसने किया। तो फादर बुल्के की मेरा शरीर लिटाने के बाद जो रांची के फादर थे पास्कल तोयना ने क्या है मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। अब यहाँ पे लेखक दुखी हो रहा था, तो दुखी होने के कारण उनने देखा कि जो फादर थे उनने तो सभी को मतलब अच्छा किया, अमृत दिया, उनके जीवन को सुधारा, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई, फिर ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि जहरबाद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये ईश्वर ने क्या किया, उनके साथ अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है कि जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। और लेखक का मानना है कि फादर ऐसे थे सघन वृक्ष की तरह, जो कि क्या करते थे, अपनी छाया, फल फूल और गंध सबको दिया करते थे और उसके बाद भी वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ थे। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। आपने देखा होगा देवदार का जो वृक्ष होता है वह कैसा होता है, लंबा भी होता है और चौड़ा भी होता है। और यहाँ पर इस पेड़ की छाया में सभी लोग विश्राम करते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने भी देवदार वृक्षों के नीचे ही अपना नगरी मतलब इंद्रों ने क्या किया था, उनकी नगरी को वहाँ पर बसाया था, उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया था। और पशु पक्षी भी वहाँ पर, सांप नेवला हर प्रकार के जानवर वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहद आकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। तो जैसे देवदार का वृक्ष सभी को छाया प्रदान करता है, ऐसे ही जो फादर जी हैं वो भी क्या करते थे, सभी को छाया प्रदान करते थे, मतलब उनके दुखों को दूर करते थे, उन्हें धैर्य बंधाते थे और उनके वचनों के द्वारा सब लोग क्या है, शीतल हो जाते थे, उनका कष्ट वो स्वयं भूल जाते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों कहा गया, तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो उत्पन्न तो कहाँ हुए थे, बेल्जियम में, और वहाँ से आकर वो भारत में रहने लगे थे और ऐसे रहने लगे थे कि लगता ही नहीं था कि वो बेल्जियम के रहने वाले हैं, ऐसा लगता था वो भारतीय ही हैं। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है और उनके मुंह से हमेशा यही निकलता था कि भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किए। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे, मतलब उनके अंदर भारतीयता बहुत ज़्यादा समाहित हुई थी और भारतीय ही वो अपने आप को समझते थे। इस कारण से उन्होंने क्या किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत कोशिश की और इसी कारण से उन्होंने जो ब्लू बर्ड है उसका हिंदी में रूपांतरण किया, बाइबल है उसका भी हिंदी में रूपांतरण किया और वो इसी भावना को लेकर चलते थे, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं, जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे।
वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नीला पंछी या नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वे हिंदी वाले द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे। मतलब हिंदी भाषी होने वाले लोग यदि हिंदी की उपेक्षा करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। हर प्रकार के प्रसंग में आप देखेंगे तो उनको हिंदी से ज़्यादा ही प्रेम था। अब है इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखी। मतलब इस पाठ के आधार पर हमें बताना है कि फादर कामिल बुल्के की क्या छवि थी, उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अब यहाँ पर क्या है, उनके रूप सौंदर्य को बताते हुए बताया कि वे लंबे थे, गोरे थे, भूरी उनकी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी और चुंबकीय आकर्षण। जैसे आपने देखा होगा चुंबक क्या करता है, हमेशा लोहे को अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही लोग उनको देखते थे तो उनकी ओर स्वयं खींचे चले जाते थे। तो इस गुणों से युक्त ये क्या थे, एक सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। और अपने हर प्रियजन के लिए मतलब जो इनको प्रिय थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए हृदय में ममता और अपनत्व की और अमृतमयी जो भावना रहती थी वह ओतप्रोत इनके हृदय में रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। और इनके व्यक्तित्व में अभी देखें तो मानवीय करुणा थी वह हमेशा दिखाई देती थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। मतलब भारत को ही सब कुछ मानते थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड टाटा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेही जनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। मतलब उनके साथ में रहने वाले यदि दुखी होते थे तो वो उनका सहयोग करते थे। और सुख का समय रहता था तो भी उसमें भागीदार बनते थे। तो हमेशा हर तरह उनका क्या करते थे, ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। और फादर की ये एक विशेष गुण था कि यदि वो किसी से संबंध स्थापित कर लेते थे तो उसको तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने इतनी बड़ी उपमा उनको दी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक? तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। मतलब मानवता का जो गुण है वह उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। मतलब जो उनसे मिलते थे तो वो भी उनका क्या होता है, बराबर ही ध्यान रखते थे। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। सांत्वना मतलब धैर्य बंधाते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। यदि कोई दुखी होता था तो जब तक वह उनके जिस प्रकार से सहायता बनती थी नहीं कर देते थे तब तक उनको क्या है, शांति नहीं मिलती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है।
प्राय सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। क्योंकि हमने सन्यासियों को देखा है तो सन्यासी क्या है, मोह माया से दूर रहते हैं। परंतु यहाँ पे फादर तो यदि किसी को कुछ भी कष्ट हो जाता था, दुख हो जाता था, सुख हो जाता तो सब में शामिल हुआ करते थे। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। जबकि सन्यासी लोग जो होते हैं वह क्या है, किसी से मोह माया नहीं रखते हैं, मोह ममता नहीं रखते हैं। जिस गांव में जाते हैं वहाँ रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ के लोगों से मोह तोड़ देते हैं। लोग जरूर उनके मोह में पड़े रहते हैं, परंतु सन्यासी लोग मोह में नहीं पड़ते हैं। परंतु ये उसके विपरीत, यदि किसी से रिश्ता बना लेते थे तो हमेशा उसको निभाते थे। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासियों की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब यहाँ में हमें अपने भावों को बताना है। भावार्थ भी हम कह सकते हैं। नम आँखों को किन्ना स्याही फैलाना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ इस स्याही को बर्बाद करना है। मतलब इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे कि यदि हम उनके बारे में लिखने बैठे तो स्याही खत्म हो जाए, परंतु वहाँ का जो वर्णन है वह पूरा नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। मतलब इतने सारे लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। अगला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। तो जैसे ही उनको याद करते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि पूरा माहौल कैसा हो गया, शांत हो गया है, पूरे में शांति शांति सी छा गई है और आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। अगला है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो हमें बताना है कि किस विचार के कारण से फादर बुल्के भारत आए। तो हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी विदेशी लोग आए हैं तो वो हमारी प्राचीनता को देखते हुए, भारत की प्राचीनता को देखते हुए, भारत के गौरव को देखते हुए, उसकी सभ्यता संस्कृति को देखते हुए, जीवन दर्शन को, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग, इन सभी भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए और फिर उनका मन ही नहीं करा कि हम भारत छोड़कर जाएं। तो हमारी यही कारण है कि बहुत से विदेशी लोग आए और यहाँ पर ही रच बस कर रह गए। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ अर्थात यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। अगला है भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण से। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोध छांटकर अलग कीजिए। समुच्चय बोध मतलब जो समूह को बताते हैं, समूह का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोध। अब यहाँ पर है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो यहाँ पर दो वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया। एक वाक्य हो गया तब भी
जब वह इलाहाबाद में थे। और दूसरा वाक्य हो गया तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इन दो वाक्यों के और शब्द से जोड़ा है, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यहाँ पर एक वाक्य है माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, दूसरा है लड़का हाथ से गया। तो इन दो वाक्यों को की से जोड़ा है, तो ये की शब्द जो है वह समुच्चय बोधक है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वे रिश्ता बनाते थे, दूसरा है तोड़ते नहीं थे। तो दो वाक्यों को जोड़ने के कारण समुच्चय बोधक है। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो यहाँ पर जो शब्द क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इस कारण से यहाँ पर जो समुच्चय बोधक है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। यहाँ पर एक वाक्य हो गया पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। दूसरा वाक्य होगा वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। तो ये लेकिन शब्द से यहाँ पर क्या किया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो ये जो लेकिन शब्द है यह समुच्चय बोधक हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।